आप सभी का आज के इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संवेदीकरण कार्यक्रम में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत। इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति डॉक्टर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी जी, इस कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर एच.एस. होता जी और सामने में उपस्थित मेरे प्राचार्य द्वय डॉक्टर एस.आर. कमलेश जी, डॉक्टर एस.एल. निराला जी, डॉक्टर आर.एस. खेर जी, विभिन्न महाविद्यालयों से आए हुए सभी सम्मानीय प्राचार्य, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन समिति के संयोजक और सभी सदस्यगण। बड़ी खुशी की बात है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का शंखनाद हमने दंडकारण्य से किया, हमने बस्तर से इसका शंखनाद किया और जयघोष किया, और इसके बाद हम पहुंचे वहां पर जहां प्रभु श्री राम ने छत्तीसगढ़ में प्रवेश किया था, सरगुजा की धरती पर, और उससे होते हुए आज हम दक्षिण कोसल के बिलासपुर में हैं, जो बिलासा की नगरी है। और बिलासा की नगरी में भी आज हम वहां उपस्थित हैं जिसे अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय कहा जाता है। और यदि अटल का यदि आप उल्टा पढ़ते हैं तो उसका उल्टा होता है लता। आज शिक्षा की जो लता है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो लता है, वो यहां से अब आगे बढ़ने वाली है। तो बहुत सारे विषयों में और बहुत सारे शब्दों में मैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास इसलिए भी दूसरे तरीके से कर रहा हूं क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब तक भारतीय ज्ञान प्रणाली को आप उसमें शामिल नहीं करेंगे तब तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में बात करना बेमानी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने के लिए राष्ट्रीयता को समझना बहुत आवश्यक है, और ये ऐसी पहली नीति है स्वतंत्र भारत की जो कि भारतीयों के द्वारा भारतीयों के लिए और भारतीयता से परिपूर्ण राष्ट्रीय शिक्षा नीति है। और इसलिए यदि इसको हम भारतीय शिक्षा नीति कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और क्या जरूरत थी ऐसे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की, जो कि 1986 की नीति होने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का अमली जामा हमें पहनाना पड़ा। हम सारे आज जो उपस्थित हैं और हमें जिन्होंने पढ़ाया उनमें से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के निर्माणकर्ता, जिसमें डॉक्टर कस्तूरी रंगन की चेयरमैनशिप में जो कमेटी बनी थी, उसमें भी एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं था जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का जानता होगा या उसको पढ़ा होगा। क्या उस नीति में इतनी कमियां थी कि हमें एक नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनानी पड़ी? क्या जरूरत हो गई थी? क्या हम आज जिस पद पर हैं, जिन पदों को आसीन कर रहे हैं, क्या हमारी शिक्षा उतनी कमतर थी कि नई एक नीति जिसे हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहें उसका प्रादुर्भाव करने की जरूरत पड़ गई? क्या ऐसी कौन सी नीति की जरूरत पड़ गई जिसमें हम आज आने वाले युवाओं को एक नई राष्ट्रीयता से ओतप्रोत नीति के बारे में बताएं? क्या हमारे मन में जब हमने पढ़ा तो क्या हमारे मन में कोई राष्ट्रीयता का बोध नहीं था क्या? बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे आपके, और ऐसे प्रश्न लाजमी भी हैं और होने भी चाहिए। और यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति यदि छत्तीसगढ़ में लागू हो रही है तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है द क्रैडल ऑफ ह्यूमन रेस, जहां पर पूरी मानव सभ्यता निकल कर आती है, जहां पर पूरा मानव सभ्यता की संरचना निकल कर बाहर आती है। और ऐसे छत्तीसगढ़ में जब हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हैं तो मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि वो छत्तीसगढ़ जहां पर कभी परशुराम का फरसा गिरा था, ये वो छत्तीसगढ़ जहां के लोहे में कभी जंग नहीं लगता था और जो निर्यात होता था और आयात उसके बराबर मात्रा में चांदी होती थी, इसलिए छत्तीसगढ़ के सारे आभूषण चांदी के बनते हैं। ये वो छत्तीसगढ़ है, और उसी छत्तीसगढ़ में हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को पूरे तरीके से लागू करने का एक अभिनव प्रयास कर रहे हैं। और उसी अभिनव प्रयास में आज आपके सामने हेलो ये फिर क्या हो गया? कर दिया फिर नहीं हो रहा। हाँ राइट, ये ताला गांव है, इसके बारे में आप सभी भली भांति परिचित भी हैं। मैं ताला गांव का परिचय आपसे इसलिए भी करा रहा हूं कि हम ताला गांव बहुत सारे मौके पर जा चुके हैं, लेकिन क्या कभी हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति या हमने जो पाठ्यक्रम तैयार किया, जो हम पाठ्यक्रम पढ़ाते हैं, उसके आधार पर कभी हम ताला गांव जाकर उसको देखने का प्रयास किए? जो हमारे आसपास की चीजें हैं, क्या उनको हम कभी पाठ्यक्रम में शामिल कर कर उन्हें पढ़ने का प्रयास किए? क्या हम कभी बिलासपुरिया होने का दायित्व का निर्वहन किए? क्या हम कभी छत्तीसगढ़िया होने का दायित्व का निर्वहन किए? क्या हम कभी भारतीय होने के दायित्व का निर्वहन किए? और यदि यह सही है तो यह दूसरा चित्र जो है वो भी आपको प्रेरित करता होगा। आप मुझे वो दे दीजिए, ये आपका मटकू द्वीप है। इस मटकू द्वीप में उत्खनन में जितने मंदिर निकले हैं उन सारे मंदिरों को देखिए,
उनकी शिल्प कला को देखिए। क्या कभी इस शिल्प कला को हम दूसरे तरीके से करने का प्रयास किए? क्या इनको कभी हम अपने पाठ्यक्रमों में लेने का प्रयास किया या विद्यार्थियों को लेकर गए? एक बहुत बड़ा विश्व का खुला नाट्य मंच है जहां पर बैठ के कालिदास ने मेघदूत की रचना की थी। वहां हम जाते हैं रामगढ़, लेकिन उस मेघदूत की रचना जहां पर की गई वहां पर हम एमए अंग्रेजी के विद्यार्थियों को ले जाके कभी कालिदास का कुमार संभव, कभी कालिदास का शकुंतला का है अभिज्ञान शाकुंतलम, या कालिदास की अन्य रचनाएं जैसे मेघदूत हैं, उसके किसी एक दृश्य का मंचन उस स्टेज पर कर पाए क्या जो कि दुनिया का पहला खुला नाट्य मंच है? नहीं, हम कभी जा ही नहीं पाए। हम गए भी तो देख के आ गए। तो उन हिंदी के विद्यार्थियों को हम कैसे उन संवेदना कर पाएंगे कि कालिदास यहां पर बैठ के मेघदूत की रचना करता है, उज्जैन से छत्तीसगढ़ आता है और यहां पर बैठता है, और यहीं पर भगवान श्री राम का वनवास का काल है जहां सीता भेंगरा गुफा है, लक्ष्मण की गुफा है और राम की गुफा है। इतना बड़ा विशाल छत्तीसगढ़ जिसमें सरगुजा में हर एक जगह केवल राममय है, उन सारे जगहों से होकर हमारा पूरा इतिहास चलता है, लेकिन हम उसको कभी भी अपनी शिक्षा व्यवस्था में या विद्यार्थियों तक संप्रेषित नहीं कर पा रहे हैं। संवेदीकरण इसलिए भी आवश्यक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो नहीं है जहां पर केवल दिए गए आयामों को क्रेडिट के आधार पर कर दिया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये है कि विद्यार्थियों के क्षमता के अनुरूप, उनकी जरूरतों के अनुरूप, उनकी नीड और डिमांड के अनुरूप अपने कलेवर में हम यदि शिक्षा दे पा रहे हैं तो वो उसके खड़े होने के लिए प्रेरित करती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह भी बताती है कि कोई ये रटंत विद्या नहीं है, बल्कि ये ऐसी विद्या है जहां विद्यार्थी अपने आप को उससे जोड़ सके और जोड़कर वो आगे बढ़ने का प्रयास कर सके। नेक्स्ट। इसीलिए बहुत आवश्यक यह भी है कि हमारे भारतीय ज्ञान मनीषियों के बारे में जानना बहुत आवश्यक। नेक्स्ट। इन्हीं ज्ञान मनीषियों के बारे में एक व्यक्ति जो कि जर्मनी से आता है, काशी में रहता है, संस्कृत सीखता है, वेद पढ़ता है और उसके बाद वो उपनिषद पढ़ता है और सीधा चला जाता है कैम्ब्रिज, और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में वो सीरीज ऑफ लेक्चर देता है केवल और केवल इंडिया के बारे में। और वो एक पुस्तक लिखता है जिसमें कहता है इंडिया व्हाट कैन इट टीच अस। और उसमें वो कहता है कि यदि कहीं पर भी ह्यूमन माइंड में किसी भी प्रकार का कोई भी विषय आता हो, चाहे वो राजनीति शास्त्र हो, चाहे वो फिलॉसफी हो, चाहे साइकोलॉजी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे लिटरेचर हो या कुछ भी हो, तो आपको एक बार अवश्य जाना चाहिए भारत में। तो भारत उन सारे विधाओं का एक पूर्ण केंद्र है। ये मैक्स मुलर हमें बता पा रहा है। मतलब हम कहीं ना कहीं अपने उन सारे पुरातन विद्याओं को या पुरातन विधाओं को भूल गए और पश्चिमीकरण या पाश्चात्यकरण इतना हावी हो गया कि हम अपनी मूल को ही भूल बैठे हैं। तो इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस ओर भी इंगित करती है। नेक्स्ट। और ये एक झील है, आपको ये झील दिखाई दे रहा है, क्या आप बता सकते हैं ये झील कहां की है? कोई भी एक? कहां की है? ये वो झील है जिसे हम महर्षि कश्यप की तपोभूमि कहते हैं। ये वो झील है जहां धारा 370 हटाई गई। ये डल झील है और ये कश्मीर है जो कश्यप की तपोभूमि है। महर्षि कश्यप, इसलिए भारत का मुकुट है हमारा कश्मीर, वो वहां की है। अगला। और इसके बारे में मैक्स मुलर फिर कहता है कि यदि धरती पर कहीं कोई स्वर्ग है तो वो स्वर्ग केवल और केवल आपको मिल सकता है कहां पर? भारत में। तो भारत धरती पर का स्वर्ग भी है। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए शाहजहां जब पहली बार डल झील जाता है तो शाहजहां के मुंह से उस डल झील को देखकर पारसी में एक शब्द निकलता है। नेक्स्ट। और शाहजहां कहता है गर फिरदौस बर्रुए जमीयस्त अमीयस्तो अमीयस्तो अमीयस्त। यदि धरती पर कहीं कोई स्वर्ग है तो वो यही है और कहीं नहीं है। यही वो कश्मीर है। मेरा आप सभी को यह बताने का केवल एक तात्पर्य है कि भारतीयता से ओतप्रोत होने की नितांत आवश्यकता इसलिए नहीं है कि भारतीय हैं, इसलिए भी है कि उसका संचरण होना चाहिए, इसलिए भी है कि उसका संवेदीकरण होना चाहिए, इसलिए भी है कि एक संवेदना अपने देश के प्रति होना चाहिए, एक संवेदना अपने राज्य के प्रति होना चाहिए, एक संवेदना अपने विद्यार्थियों के प्रति होना चाहिए, एक संवेदना कर्तव्य के प्रति होनी चाहिए, एक संवेदना पाठ्यक्रमों के प्रति होनी चाहिए। जब विश्वविद्यालय या केंद्रीय अध्ययन मंडल पाठ्यक्रमों के बदलने की बात करता है तो
मैं बहुत इसके साथ कह रहा हूं क्योंकि मैं भी उसी शिक्षक कौम को निर्भर आता हूं या वहां से आता हूं। सबसे पहले उसका विरोध हम शिक्षक ही करते हैं, क्योंकि हम 20 साल पुरानी अपनी किताबों से निकलकर, अपने नोट से निकलकर नई चीजों को कैसे पढ़ाएंगे, क्योंकि हमें उसको फिर पढ़ना पड़ेगा और उनको पढ़ाना पड़ेगा। विद्यार्थियों से उसके अगेंस्ट में जाना बहुत बाद में होता है, लेकिन शिक्षक सबसे पहले कहते हैं कि नहीं, ये परिवर्तन नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारे बच्चे जब स्कूल में पढ़ते हैं उनमें हमें लगातार परिवर्तन चाहिए होता है, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो हम परिवर्तन से थोड़ा सा दूर रहना चाहते हैं। आज हम सबका वजूद केवल और केवल हमारा विभाग है। हम जो कुछ भी आज हैं, जिन स्थितियों में हैं, जहां कहीं भी हैं, उसमें सबसे बड़ी उपादेयता विभाग की है, और इसलिए विभाग के प्रति कर्तव्य परायणता होना ही चाहिए। और यदि विभाग के प्रति कर्तव्य परायणता है तो वो प्रदेश के प्रति कर्तव्य परायणता होगी और वो देश के प्रति कर्तव्य परायणता होगी। और इसीलिए आदरणीय वाजपेयी जी ने कहा कि विश्व गुरु की उन्होंने बात की। विश्व गुरु बनेगा किन से? विश्व गुरु के लिए हमारे मनीषियों ने तो बहुत सारी चीजें बना दी, और नालंदा जिसके बारे में आप जानते हैं कई वर्षों तक लगातार जलती रही, तो आप सोचिए कि कितना अथाह सागर रहा होगा उस नालंदा में। तो उस नालंदा की यदि जन्मभूमि हमारी है तो उस जन्मभूमि से आगे बढ़कर हमें यह भी देखने की जरूरत है कि हम इस एजुकेशन को कैसे करें। आज के इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के युग में हम बच्चों को इतना इंफॉर्मेशन दे देते हैं, इतना इंफॉर्मेशन दे देते हैं कि बच्चा पूरे इंफॉर्मेशन के राइट में है। उसके दिमाग में केवल और केवल एक राइट उत्पन्न होता है इंफॉर्मेशन का, एक दंगल उत्पन्न होता है इंफॉर्मेशन का, लेकिन उसमें कहीं मैन मेकिंग नहीं है, उसमें ह्यूमन नेचर की बिल्डिंग नहीं है, उसमें कैरेक्टर बिल्डिंग नहीं हो पा रही। इसलिए विवेकानंद ने कहा कि बच्चों को ऐसे 5 आइडियाज दीजिए, जिन 5 आइडियाज से वो अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करें, उन 5 आइडियाज से वो अपने आप को आत्मसात करें, और वो 5 आइडिया ऐसे हों जिससे कि वो पूरी लाइब्रेरी की पुस्तकों को भी पढ़ ले तो कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति का मुकाबला नहीं करे जो 5 आइडिया को लेकर चलता हो। इसीलिए विवेकानंद ने एक और बात कही थी, मुझे मुट्ठी भर के लोगों को दे दीजिए, मैं दुनिया की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता हूं। और मुट्ठी आपकी बनती है मात्र 5 से, और इन 5 को कर लीजिए, मुट्ठी बन जाती है। और यही 5 आइडिया चाहिए, और इन्हीं 5 आइडिया से हम सब हो सकते हैं। और हमारा शरीर भी 5 तत्वों से मिलकर बनता है, 5 तत्वों में विलीन होता है, और विवेकानंद ने भी इसलिए 5 ही तत्वों की बात की थी। यह भारतीय ज्ञान परंपरा है, और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए, नेक्स्ट प्लीज, ये भारतीय ज्ञान ऋषि हैं। यदि इन ज्ञान ऋषियों में आप देखिएगा, पाणिनि का व्याकरण, और आजकल हम योग करने लगे तो हमें पतंजलि का समझ में आया, हमें भास्कर और आर्यभट्ट उपग्रह छोड़े थे तो समझ में आया। और आइंस्टीन कहता है कि E = mc² नहीं हो पाता, और इसका पूरा श्रेय मैं भारतीयों को देता हूं, क्योंकि भारत में यदि शून्य का आविष्कार नहीं हुआ होता तो आइंस्टीन E = mc² कभी कर ही नहीं पाता। श्रोडिंगर कहता है कि मेरी जो वेव की जो थियरी है, जो मेरा है, उसमें मैं इसलिए कर पाया उसको क्योंकि वेद और मेरे बगल में गीता रखे हुए थे। वेद, गीता और उपनिषद की ध्वनियां मुझ में इतनी संचरित हुई कि मैं श्रोडिंगर का इक्वेशन दे पाया। ये श्रोडिंगर कहता है। हम श्रोडिंगर को पूरी केमिस्ट्री में पढ़ा देते हैं, श्रोडिंगर का इक्वेशन हम कहीं ना कहीं उपयोग करते हैं, आइंस्टीन को लगातार पढ़ाते हैं, लेकिन आइंस्टीन और श्रोडिंगर के बेस में जो लोग हैं वो वही बेस में रह गए, वो ऊपर नहीं उठ पाए। और पूरी वेस्टर्न कंट्रीज और वेस्टर्न फिलॉसफी और पाश्चात्यकरण इतना आगे बढ़ गया, केवल और केवल उसके मूल में भारतीयता ही रही। लेकिन भारतीयता हमसे लुप्त हो गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसी भारतीयता को भारतीय कलेवर में भारतीयों के लिए भारतीयता को और दृढ़ करने के लिए, समर्थ करने के लिए, सशक्त करने के लिए, सुदृढ़ करने की एक नीति है। और इसीलिए यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, इसीलिए यह भारतीय शिक्षा नीति है। नेक्स्ट। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि पहले की जो नीति थी वो हमें यह बताती थी व्हाट टू थिंक, क्या सोचा जाए, लेकिन राष्ट्रीय शिक्षा नीति यह बताती है कि कैसे सोचा जाए। कैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी ने समस्त महाविद्यालयों का नैक बड़े अच्छे तरीके से कराया। 335 महाविद्यालय जो शासकीय हैं, उसमें 221 महाविद्यालय नैक के मूल्यांकन की योग्यता रखते हैं। उनमें आज हमने 200 महाविद्यालयों का मूल्यांकन करा लिया, और आप सभी पहली बार उपस्थित हैं। आप सभी अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजा लीजिएगा। छत्तीसगढ़ भारत का इकलौता ऐसा राज्य है जहां 91% शासकीय महाविद्यालयों का नैक से मूल्यांकन हो चुका है। और जब हम मॉक कर रहे थे तो हम किसी महाविद्यालय में जाकर पूछते थे पीओ क्या है, तो वो पोस्ट ऑफिस बताते थे।
फिर हमने पूछा पीएसओ क्या है, तो वो कहते थे पर्सनल सिक्योरिटी ऑफिसर। हमने कहा सीओ क्या है, तो वो कहते थे कार्बन मोनोऑक्साइड। लेकिन नैक करने के बाद पता चला पीओ प्रोग्राम आउटकम है, पीएसओ प्रोग्राम स्पेसिफिक आउटकम है, सीओ कोर्स आउटकम है। और वही पूरे जो 7 क्राइटेरिया थे और वही नैक का पूरा जो क्राइटेरिया था, अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के परिप्रेक्ष्य में पूरा बदल गया है। नैक ने 7 को 10 कर दिया है, क्राइटेरिया को एट्रीब्यूट्स कर दिया है, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी कहती है ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स होना चाहिए। तो नैक अब पूरी तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के पूरे समावेश करती हुई है। और जिन महाविद्यालयों ने नैक नहीं कराया, उन्हें लगा कि अब तो ग्रेडेड और नॉट ग्रेडेड आएगा, लेकिन अब नैक और कठिन हो गया है। अब आपको मैपिंग करनी पड़ेगी कि आपने जो किया है और वो दूसरा जो आपका उसका बेंचमार्क है, उससे आप मैपिंग कैसे करते हैं। तो अब मैपिंग के कारण और बढ़ गया। तो मेरा कहने का तात्पर्य केवल यही था कि आज हम ये समझ पा रहे हैं कि कैसे उसको थिंक किया जाए। और थिंक में से टीएच हटा दीजिए, बचा क्या? इंक। और एनईपी को उल्टा पढ़िएगा, क्या होता है? पेन। तो आपको पेन के लिए क्या चाहिए? इंक चाहिए। तो थिंक करिए, थिंक में से इंक निकलेगा और वो एनईपी जो है उसको पेन के रूप में यूज करिए, तो आप छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा में एक नया इतिहास उसी पेन से लिख सकते हैं। तो चीजों को अलग अलग तरीके से देखने की आवश्यकता है कि थिंक में से इंक निकालिए और एनईपी आप पढ़ा रहे हैं तो आप पेन का यूज करिए इधर से, तो आप राष्ट्रीय शिक्षा नीति को नए कलेवर में बच्चों के सामने प्रस्तुत कर पाएंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 3 तत्वों को यहां समाहित करती है। एक है एनरिच द माइंड। यदि आप विद्यार्थियों के माइंड को एनरिच नहीं करेंगे तो कोई मतलब नहीं होगा। और आज की शिक्षा पद्धति में हम केवल और केवल इंटेलिजेंट क्वोशंट की बात करते हैं, परसेंट की बात करते हैं, 95%, 98%, 100 में 100 की बात करते हैं। लेकिन हम कभी इमोशनल क्वोशंट की बात नहीं करते, भावनात्मक गुण की बात नहीं करते, सोशल क्वोशंट की बात नहीं करते, रिलीजियस क्वोशंट की बात नहीं करते, साइकोलॉजिकल क्वोशंट की बात नहीं करते। राष्ट्रीय शिक्षा नीति वो आयाम भी देती है कि केवल इंटेलिजेंट क्वोशंट से बच्चा नहीं बन पाएगा, इसीलिए बच्चे की संवेदनाओं को समझिए, उनकी फीलिंग को समझिए, उनकी भावनाओं को समझिए। इसलिए दूसरा तत्व है वार्म द हार्ट। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अवेकन द स्पिरिट। हर व्यक्ति के अंदर सुप्त अवस्था में जो चेतना है, उस चेतना को जागृत करना है। वो चेतना जिस दिन जागृत हो गई, पूरा भारत आपके लिए खड़ा हो जाएगा। तो एक विद्यार्थी के अंदर में 3 चीजों का समावेश अत्यंत आवश्यक है। एक है एनरिच द माइंड। नेक्स्ट। और एनरिच द माइंड कैसे करेंगे? हम सारे शिक्षक अपने महाविद्यालयों में, अपने कक्षाओं में उन विद्यार्थियों का ज्ञानार्जन करेंगे, नॉलेज देंगे, और वो जो ज्ञान है वो उसके माइंड को एनरिच करेगा। दूसरी है अवेकन वार्म द हार्ट। हम किसी से मिलते हैं तो बड़े गर्मजोशी से मिलते हैं, वही है वार्म द हार्ट। और उस वार्म द हार्ट का नेक्स्ट है कि हम वार्म द हार्ट कैसे करेंगे? फीलिंग्स के साथ करेंगे। नेक्स्ट। जितनी भी उनकी भावनाएं हैं, उन भावनाओं को भी आयाम देंगे। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रत्येक भाषा की भावनाओं का कद्र किया गया है। प्रत्येक भाषा को प्रचुर मात्रा में उपयोग करने का कहा गया है। केवल अंग्रेजी हिंदी नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ी या कुड़ुक हो या गोडी हो या कोई भी भाषा हो, उन सारे भाषाओं का समावेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किया गया है। इसलिए कि वो विद्यार्थी बोलने में भी सक्षम हो, वो विद्यार्थी मानसिक तौर पर भी सक्षम हो, और वो विद्यार्थी शारीरिक तौर पर भी सक्षम हो। इसलिए स्पोर्ट्स और खेल को भी एक अंग के रूप में रखा गया है। और इसीलिए हम स्किल डेवलपमेंट या वैल्यू एडेड कोर्स में स्पोर्ट्स को भी शामिल किए हैं, ताकि वो विद्यार्थी का होलिस्टिक डेवलपमेंट या सर्वांगीण विकास हो सके। और तीसरा जो है अवेकन द स्पिरिट, वो होगा चेतना जागृत करने से, कॉन्शियसनेस से। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमारा सिलेबस है उसमें कॉन्शियसनेस भी है, उसमें फीलिंग्स भी हैं और उसमें नॉलेज भी है। और ये तीनों जब मिल जाएंगे और ये तीनों मिलकर त्रिदेव का जब काम करेंगे, तो हमारा जो स्टूडेंट होगा वो अवेकन होगा स्पिरिट के साथ में, वो एनरिच होगा और वो हार्ट को भी वार्म कर पाएगा। इसलिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए आप सभी को बुलाने का तात्पर्य था कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न प्रावधानों को प्राचार्य एक महाविद्यालय के मुखिया होने के नाते पूरा समझें, संयोजक जो हैं वो उसको पूरे तरीके से आत्मसात करें, और उनके साथ जो समिति के सदस्य हैं वो उसको क्रियान्वयन का तरीका अपनाएं,
ताकि महाविद्यालय में जाने के बाद समस्त स्टाफ को आप संवेदीकरण करें, समस्त विद्यार्थियों का संवेदीकरण करें, केवल दोनों का नहीं, विद्यार्थी और शिक्षक मिलकर पूरे पालकों का करें, पालक विद्यार्थी शिक्षक मिलकर पूरे समाज का करें, अंतिम व्यक्ति तक जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति के समस्त प्रावधान पहुंच जाएंगे तब जाकर ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति पूरे अपने नए कलेवर में सबके सामने आ पाएगी। तो इसीलिए संवेदीकरण दो लोगों का नहीं होगा, संवेदीकरण पूरे के पूरे समाज का होना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ करिकुलम ये कनिंघम का है, और आज मैं पढ़ रहा था तालागांव कि तालागांव का खोज किसने किया, तो मुझे पता चला कनिंघम खोजा था तालागांव को, और मुझे बहुत अच्छा लगा कि कनिंघम खोजा था। और मैं कनिंघम का ही एक कोटेशन आपको दे रहा था, और कनिंघम कहता है कि ये जो करिकुलम है जिसके बारे में डॉक्टर डीके श्रीवास्तव बताएंगे, अब हम सिलेबस की बात नहीं करेंगे, हमारी टर्मिनोलॉजी अब चेंज हो जाएगी। बच्चे के मुंह से भी अब सिलेबस नहीं आएगा, बच्चे के मुंह से अब करिकुलम आएगा। अब करिकुलम क्या है? करिकुलम एक टीचर के हाथ में केवल एक टूल है। यदि आप कहते हैं आपका सिलेबस बहुत बेकार है, बहुत पुराना है, और यदि टीचर बहुत डायनामिक है, इनोवेटिव है, क्रिएटिव है, एंटरप्राइजिंग है, तो वो सिलेबस को, पुराने सिलेबस को नए कलेवर में ले आएगा। लेकिन नया सिलेबस दे दीजिए, टीचर बहुत पैसिव है, नेगेटिव है, इनएक्टिव है, वाइब्रेंट नहीं है, तो वो नए से नए सिलेबस को भी पुराने में कन्वर्ट कर देगा। तो इसीलिए टीचर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए कनिंघम कहता है कि करिकुलम इज जस्ट अ टूल इन द हैंड्स ऑफ द आर्टिस्ट, और वो आर्टिस्ट जो है वो हमारा टीचर है। और उसका कर्तव्य क्या है? उसका कर्तव्य है कि वो मोल्ड करे अपने प्यूपिल को, अपने स्टूडेंट्स को वो मोल्ड कर पाए। और मोल्ड किस हिसाब से करे? उनके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके हिसाब से। हर एक व्यक्ति के ऑब्जेक्टिव्स अलग अलग होंगी, हर एक व्यक्ति की विधाएं अलग अलग होंगी, हर एक व्यक्ति की समझ अलग अलग होगी, हर एक व्यक्ति को जो बनना है वो अलग अलग होगा। उस हिसाब से उसको मोल्ड करे। और मोल्ड कहां करे? मोल्ड स्टूडियो में करे। हमारा जो क्लासरूम है जो बहुत छोटा सा होगा, जहां टूटी फूटी कुर्सियां होंगी, लेकिन वो भी एक स्टूडियो ही है, और उस स्टूडियो के आर्टिस्ट हम हैं। और उस स्टूडियो में मोल्ड किसको करना है? उस स्टूडेंट को करना है दिए गए आइडियल के हिसाब से। तो हमारा दायित्व जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है। हमारा दायित्व जो है वो राष्ट्र निर्माण का दायित्व हो जाता है। और इसीलिए नेक्स्ट, राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहती है कि हमें लोगों को या विद्यार्थियों को एनरिच करना है, विद्यार्थियों को इंस्पायर करना है, और सबसे बड़ी बात, विद्यार्थियों को एम्पावर करना है। और जब तक हम एम्पावर नहीं कर पाएंगे तब तक हम पावरफुल सिटीजन्स नहीं बना पाएंगे। आज के जमाने में जितने सिटीजन्स हैं उनको हम नेटिजन्स कहते हैं, और ये जो नेट है ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस नेट के माध्यम से पुरानी सारी हमारी जो परंपराएं हैं उनको हम डिजिटलाइजेशन करके उन विद्यार्थियों के सामने उन्हीं के चाहे अनुसार उनके सामने हम प्रस्तुत भी कर सकते हैं। पहले वो व्यवस्थाएं नहीं थी, लेकिन आज वो व्यवस्थाएं एआई के कारण भी हमारे पास हैं। तो एआई का उपयोग हम एजुकेशन में किस तरीके से पुरानी परंपराओं को नए कलेवर में स्थापित करने का प्रयास करें, उस ओर भी हमें जाना चाहिए। नेक्स्ट। और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो थी वो उस हिसाब से यदि देखा जाए तो एनईपी और एनपीई, इन दोनों को देखा जाए तो 1986 में ये नीति आई, और 1986 के बाद 2020, और इस बीच में यदि आप देखें तो 1992 ये मॉडिफाइड हुई, और 2009 में ये राइट टू एजुकेशन के नाम से आई। मेरा हमेशा मानना रहा हमें राइट टू एजुकेशन नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या था? नेक्स्ट। हमें चाहिए था देयर हैज टू बी अ लीप फ्रॉम राइट टू एजुकेशन टू राइट एजुकेशन। हमें राइट एजुकेशन चाहिए थी, सही शिक्षा चाहिए थी। और आज पहली बार, इसीलिए मैं कह रहा था 1986 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति थी और 2020 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अंतर क्या है। आज की शिक्षा नीति राइट एजुकेशन की बात करती है, और वो शिक्षा नीति राइट टू एजुकेशन की बात कर रही थी। वो शिक्षा नीति केवल और केवल कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में दे रही थी, वो शिक्षा नीति कहीं पर भी अनुभवात्मक शिक्षा नहीं दे पा रही थी। और नैक में एक्सपीरियंशियल लर्निंग की बात करता है, पार्टिसिपेटिव लर्निंग की बात करता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात करता है। वो शिक्षा नीति इन तीनों की ओर इंगित भी नहीं कर पा रही थी, और इसलिए आज हमारी शिक्षा नीति में एक्सपीरियंशियल लर्निंग ज्यादा है, पार्टिसिपेटिव लर्निंग ज्यादा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा है। और इसी हिसाब से राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेक्स्ट बैक, हाँ, हमको यह रिकॉग्नाइज करना है कि स्टूडेंट में किस तरीके से हम उसके आर्ट को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं ये कहूं
कि ये मेरा कौन सा फोन है, कोई बता सकते हैं ये कौन सा फोन है? बताइएगा, कंपनी का नाम नहीं। मोबाइल को और क्या बोलते हैं, कौन सा फोन है ये? स्मार्टफोन। बहुत अच्छा, आपने स्मार्टफोन कहा, ये स्मार्ट हो गया है, लेकिन हम अपना नाम जब लेते हैं तो अपने नाम के सामने कभी स्मार्ट का उपयोग नहीं करते। इसको हम स्मार्टफोन कहते हैं। वो निर्जीव चीज स्मार्ट हो गई, लेकिन हम स्मार्ट नहीं हो पाए। उस स्मार्ट में से एस को हटा दीजिएगा, बचा क्या? मार्ट, बाजार। उस मार्ट में से एम को हटा दीजिएगा, बचा क्या? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कहती है कि प्रत्येक विद्यार्थी में आर्ट है, उस आर्ट को खोज के उसको कहां लाइए? मार्ट में लाइए, ताकि वो क्या बन जाए? स्मार्ट बन जाए। वही हमको करना है, रिकॉग्नाइज करना है, आइडेंटिफाई करना है। प्रत्येक विद्यार्थी में जो पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल को बाहर निकालना है और उसको यह बताना है कि अब फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में अब कोई भी भेद नहीं रहा। आप आर्ट्स के स्टूडेंट होकर साइंस या कॉमर्स का विषय भी ले सकते हैं। मैं जब बीएससी कर रहा था, मुझे अंग्रेजी साहित्य लेना था, लेकिन मेरे लिए बंधन था कि मैं अंग्रेजी साहित्य नहीं ले सकता। लेकिन आज का विद्यार्थी साइंस को पढ़ते हुए भी अंग्रेजी साहित्य ले सकता है। यह बहुत बड़ा परिवर्तन है और यह आमूलचूल परिवर्तन उस विद्यार्थी के लिए आवश्यक है जिस विद्यार्थी की संभावनाएं अनंत हैं। यह आवश्यक इसलिए भी है कि वो विद्यार्थी अपना हिसाब से अपने विषय को चुन सकता है, इसलिए वो फ्लेक्सिबल भी है और उसमें कोई हार्ड सेपरेशन भी नहीं है। फिर आगे कहता है कि मल्टी डिसिप्लिनरी है। हमारे 335 शासकीय महाविद्यालयों में 333 महाविद्यालय बहुसंकायी हैं। मात्र 2 महाविद्यालय एकल संकायी हैं, जो डॉक्टर डीके श्रीवास्तव का महाविद्यालय है वो, और दूसरा महाविद्यालय शासकीय नागार्जुन विद्या महाविद्यालय रायपुर, जो 2 एकल संकायी विज्ञान महाविद्यालय हैं। बाकी छत्तीसगढ़ में पूरा 333 बहुसंकायी महाविद्यालय हैं। तो वहां दूसरे विषय लिए जा सकते हैं। लेकिन डॉक्टर डीके श्रीवास्तव और नागार्जुन कॉलेज जो है, उनमें अंतर यह है कि बायो का विद्यार्थी गणित ले सकता है और गणित का विद्यार्थी बायो ले सकता है। मतलब ये, अब विद्यार्थी को यह समझाना है कि यह मतलब नहीं है कि वो कोई भी विषय ले सकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधान में छत्तीसगढ़ में यह कहते हैं कि जिन महाविद्यालयों में जो जो विषय संचालित हैं, विद्यार्थी उन्हीं में से उन विषयों का चयन करेगा। यह नहीं कि आपके यहां यदि भूगोल नहीं है तो वो विद्यार्थी कहीं भूगोल का चयन करेगा, नहीं। वो विद्यार्थी आपके महाविद्यालय में अन्य विभागों में उपलब्ध विषयों में से ही एक विषय का चयन करेगा। और मान लीजिए उस विषय में कोई व्याख्याता नहीं है, उस विषय को पढ़ाने वाले नहीं हैं, तो राज्य स्तर पर 10:30 से पहले और 4:30 के बाद ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी, जैसे कोरोना के समय में संचालित हुई थी, ताकि वो विद्यार्थी ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से उन विषयों का अध्यापन कर सकता है, जिसका टाइम टेबल भी आपको पहले से प्रेषित कर दिया जाएगा, ताकि आप अपनी समय सारणी 10:30 और 4:30 के बीच का बनाएं, ताकि 4:30 के बाद वो ऑनलाइन की कक्षाएं भी अटेंड कर सके। तो राज्य स्तर पर ये सारे प्रयास चल रहे हैं और जो अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि कॉन्सेप्ट समझ कर जाएं, मिसकंसेप्शन लेकर न जाएं। पांडे जी ने कहा था कि मिसकंसेप्शन न लेके जाइए, आप प्रश्न पूछिए, इसलिए प्रश्नोत्तर का सत्र 50 मिनट का रखा गया है। मिस को यहीं छोड़िए और कंसेप्शन लेके जाइए। कंफ्यूज होके मत जाइए, बल्कि इन्फ्यूज होके जाइए, ताकि वो गोले के रूप में, बॉम्ब के रूप में जो स्टूडेंट आता है उसको आप डिफ्यूज कर सके। आप तभी डिफ्यूज कर पाएंगे जब आप खुद इन्फ्यूज होके जाएंगे, और यदि आप कंफ्यूज होके गए तो आप डिफ्यूज नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आपको फ्यूज होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देना, प्रमोशन ऑफ मल्टीलिंगुअलिज्म। और आज आपको बताऊं, 1826 में 30 मई को कोलकाता से पहला हिंदी का अखबार निकला था। आज वही दिन है। आज राष्ट्रीय अखबार दिवस है और हिंदी अखबार दिवस है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी समस्त भाषाओं को एक स्वरूप में, एक नए कलेवर में लाने का प्रयास करती है। हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा यदि कहते हैं, तो हिंदी के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी होनी चाहिए। हिंदी के प्रति हम में कर्तव्य बोध भी होना चाहिए। अंग्रेजी जानना यदि आवश्यक होगा तो हिंदी में वार्तालाप करना भी उतना ही आवश्यक होगा, राष्ट्रभाषा के प्रति और राष्ट्र के प्रति। तो अन्य भाषाएं जो मातृभाषाएं हैं उनको भी हमें आगे लाना पड़ेगा। जो भारत की विभिन्न भाषाएं हैं, जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात भारतीयता में करते हैं, उन सारे चीजों को सामने लाना होगा। और इसीलिए प्रमोशन ऑफ लाइफ स्किल्स,
कोरोना आने के पहले हमें लाइफ स्किल्स के बारे में जानकारी नहीं थी। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वैल्यू एडेड कोर्स में, स्किल डेवलपमेंट कोर्स में हम लाइफ स्किल्स को भी रख रहे हैं ताकि प्रत्येक बच्चा उस लाइफ स्किल्स के बारे में जान सके, आगे आने वाली चुनौतियों के बारे में जान सके, उन चुनौतियों का सामना करने का सामर्थ्य उसमें हम दे सकें, और साथ ही साथ एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का यूज कर पाए। आज कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो मोबाइल से परिचित नहीं है। तो वो बच्चा जो मोबाइल से परिचित है, वो सारे हम लोग जो मोबाइल का 5 से 10% उपयोग कर रहे थे, कोरोना के समय उसका उपयोग 25 से 30% बढ़ गया। कभी हमने सोचा नहीं था कि ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन मोबाइल से हो पाएगा। कभी हमने सोचा नहीं था कि cgschool.in में हम उसी मोबाइल से वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे। हम वो सारे लोग वो नए नए तरीकों को सीख गए, और आज हम उन नए तरीकों से न जाने कितने प्लेटफॉर्म का यूज करके न जाने कहां कहां के लोगों से हम जुड़ जाते हैं। तो उसी टेक्नोलॉजी का बेहतर से बेहतर उपयोग कैसे करें। टास्क फोर्स ने कहा कि हमारा वर्किंग ग्रुप 5 ने दिया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज किया जाए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट किया जाए, और संवेदीकरण इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यूज करके किया जाए। तो टास्क फोर्स ने यह कहा, चूंकि यह प्रस्ताव अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की तरफ से डॉक्टर एच.एस. होता की तरफ से आया है, तो डॉक्टर एच.एस. होता का संगणक विभाग जो है उसको पूरे राज्य का नोडल सेंटर बना दिया जाए, ताकि समस्त प्रकार की आईसीटी से रिलेटेड जितने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधान हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय की ओर से आए। तो अब आईसीटी की जो लता होगी वो अटल से आएगी। तो इस तरीके का एक प्रावधान टास्क फोर्स ने फिर कर दिया। फिर उसके बाद है रेस्पेक्ट टू डाइवर्सिटी, फुल इक्विटी एंड इंक्लूजन। कैसे हम शिक्षा को समावेशी करें, कैसे हम विद्यार्थियों तक संप्रेषित कर पाएं कि वो शिक्षा जो ग्रहण कर रहे हैं वो उनके बुनियाद को बनाती है। इसलिए चेतन भगत को कहना पड़ा था 90% ऑफ द इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स आर अनएम्प्लॉयबल नॉट बिकॉज ऑफ देयर नॉलेज, बिकॉज दे डू नॉट नो हाउ टू कम्युनिकेट। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हम एईसी देते हैं। एईसी मतलब होता है, बता सकते हैं एईसी का फुल फॉर्म? एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स में हम हिंदी भी रखे हैं, अंग्रेजी भी रखे हैं। जब हम बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति और अभी पढ़ने वाले बच्चों में, तो हमको यह भी बताना होगा, पहले बच्चे यदि पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री लेते थे उसका 2-2 पेपर पढ़ते थे, अंग्रेजी एक, फिर हिंदी एक, फिर एनवायरमेंट एक, कुल मिला के 9 होता था, और साल के अंत में परीक्षा देते थे। अब विद्यार्थी उसमें से एक पढ़ेगा एक सेमेस्टर में। 6 महीने में वो रसायन पढ़ेगा, या 6 महीने में वो राजनीति पढ़ेगा, इतिहास पढ़ेगा, या फिर पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा। तीनों का एक पेपर पढ़ेगा। एईसी में वो हिंदी या अंग्रेजी पढ़ेगा, फिर वो जाकर कहीं पर स्किल डेवलपमेंट का कोर्स पढ़ेगा, या फिर कहीं पर जाकर वो दूसरा जो वैल्यू एडेड कोर्स है वो पढ़ेगा। लेकिन पूरा का पूरा क्रेडिट 6 महीने का उसका 20 होना चाहिए। वो 20 क्रेडिट की बात करता है। फिर दूसरे सेमेस्टर में फिर 20 क्रेडिट की। पहले उसके ऊपर बोझ रहता था कि अंत में एग्जाम देता था, अब वो पार्ट में पढ़ाई करेगा और पार्ट में एग्जाम देगा। पहले बच्चा फेल हो जाता था और आप कहते थे FAIL, राष्ट्रीय शिक्षा नीति FAIL को दूसरा नाम देती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति फेल को कहती है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। और जब भी फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग होता है, जैसे ही हम खड़े होकर चलना सीखते हैं हम गिरते हैं। वो बच्चा भी चलना सीख रहा था और गिरा है, लेकिन फेल नहीं हुआ है, वो केवल फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग में रह गया है। तो ऐसे बच्चे जो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग में रह गए, एक भी क्रेडिट 20 में से पा नहीं पाए पहले 6 महीने में, वो सारे बच्चे सेकेंड सेमेस्टर में चले जाएंगे। 0 क्रेडिट के साथ बच्चा सेकेंड सेमेस्टर में जाएगा। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में जब जाएगा तो दोनों सेमेस्टर का 20 और 20 मिलाकर कितना? 40। 40 का 50% क्रेडिट उसको पाना है। 40 का 50% मतलब 20 क्रेडिट। तब जाके वो किस में जाएगा? थर्ड सेमेस्टर में। लेकिन सेकंड सेमेस्टर में जाने के लिए उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है। मतलब यह हुआ कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में फेल का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। बच्चे के मन में जो हीनता की भावना थी वो अदृश्य हो गई है। परसेंटेज खत्म हो गया है। अब केवल लेटर का ग्रेड हो गया है। उन लेटर के ग्रेड के आधार पर उसको आंका जाएगा। तो हर तरीके से राष्ट्रीय शिक्षा नीति पुरानी नीति जो है उसके हिसाब से विद्यार्थी केंद्रित हो गई है। नेक्स्ट, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एनईपी में है कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक बढ़ाया जाए 2045 तक। जो हमारा छत्तीसगढ़ का जीईआर अभी 18.7 है, और यदि पूरे कंट्री का देखें तो 27.7 है। उसको कैसे 50% बढ़ाया जाए, बहुत बड़ी चुनौती है। नेक्स्ट, और इसी चुनौती को आगे लेकर इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये है कि जैसे मैंने कहा विद्यार्थी केंद्रित है।
अब विद्यार्थी जो है वो हमारा न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हम टीचर्स होंगे, और इसलिए विद्यार्थी हमारा केंद्र बिंदु होगा। फ्यूचर रेडीनेस, उस विद्यार्थी को आने वाले समस्त चीजों के लिए कैसे हम तैयार करें, यह भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के करिकुलम में है कि उसको स्किल एबिलिटी का कोर्स दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं उसको वैल्यू एडेड कोर्स दिया जाए, उसको कहीं ना कहीं भाषाओं के बारे में बताया जाए, हर एक विधा के बारे में उसको परिचित करवाया जाए, और इंक्लूसिव एजुकेशन के साथ साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को कैसे बढ़ाएं। नैक के मूल्यांकन में ग्रेड पाना भी गुणवत्ता मूल्यांकन ही था, गुणवत्ता का उन्नयन था, और वो गुणवत्ता कहीं ह्रास ना हो उसकी समस्त जिम्मेवारी हम सब पर है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट प्लीज, कंपैरिजन है 3 ईयर डिग्री कोर्स और आज की एनईपी 2020 में अंतर क्या है। पहले वाला कोर्स 3 साल का था, अभी का कोर्स भी 3 या 4 साल का है। यदि विद्यार्थी चाहे तो 3 साल में निकल सकता है, और यदि विद्यार्थी नहीं आगे बढ़ना चाहता है तो वो यदि 75% से ऊपर पाता है तो वो ऑनर्स विथ रिसर्च में जाता है, 75% से कम पाता है और चौथे साल में बने रहना चाहता है तो वो ऑनर्स कर सकता है, और नहीं तो वो 3 साल में डिग्री कोर्स को छोड़ सकता है। इसलिए हमारा डिग्री कोर्स 3 या 4 साल का है। हमारा डिग्री कोर्स कहीं पर भी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं है, डिप्लोमा कोर्स नहीं है। ये जरूर याद रखिएगा, बच्चों को मत बताइएगा कि ये सर्टिफिकेट कोर्स है, ये डिप्लोमा कोर्स है, नहीं, ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, 3 या 4 साल का, और किसी विकट परिस्थिति में कहीं उसकी नौकरी लग गई, कहीं उसको बहुत समस्याएं आई और उसको पढ़ाई छोड़ना पड़ा, तो वो 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ सकता है, इस शर्त पर कि 20 क्रेडिट वो अर्न करे प्लस 4 और क्रेडिट अर्न कर ले, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप कर ले, इंटर्नशिप कर ले, या आपके यहाँ संचालित कोई जो 2 कोर्स हैं, वैल्यू एडेड कोर्स या एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, उसमें से 2-2 क्रेडिट कर ले, 24 क्रेडिट करेगा तब जाके उसको सर्टिफिकेट मिल पाएगा। लेकिन हमारा प्रचार और प्रसार सर्टिफिकेट कोर्स का नहीं है, हमारा प्रचार और प्रसार डिप्लोमा कोर्स का नहीं है, हमारा प्रचार और प्रसार 3 और 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम का है। मजबूरी में यदि कोई छोड़ रहा है 1 साल में तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, मजबूरी में यदि कोई 2 साल में छोड़ रहा है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। पहले कुछ भी नहीं मिलता था, वो कहता था सर मैं फर्स्ट ईयर पास हूं, तो आज वो कह पाएगा कम से कम सर मैं कम से कम सर्टिफिकेट होल्डर हूं। 2 साल में छोड़ता था तो पहले कहता था 2 साल कर पाया हूं, आज कहेगा डिप्लोमा होल्डर हूं, बस इतना अंतर है। लेकिन हमारा प्रचार प्रसार केवल और केवल 3 और 4 साल के स्नातक पाठ्यक्रम का होना चाहिए। तो इसीलिए पहला ये है। और दूसरा ये जो था कि किसी प्रकार का इंटरनल असेसमेंट नहीं था पहले, अब इंटरनल असेसमेंट में 30% मार्क्स है और एक्सटर्नल में 70% है, बिल्कुल वैसा ही जैसे नैक का है। नैक में आपका एसएसआर कितने नंबर का था? 70%, और पीयर टीम की विजिट कितनी थी? 30%। आज पीयर टीम की विजिट को आप इंटरनल मान लीजिए 30%, और एसएसआर जो है वो 70%। तो बच्चा जो एसएसआर लिखेगा परीक्षा में वो 70% से होगा और 30% उसका इंटरनल असेसमेंट होगा, मतलब उसको पास होने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ गई है। तो विद्यार्थी केंद्रित इसको बनाने का तात्पर्य है, और ये केवल रेगुलर स्टूडेंट पे नहीं होगा, ये प्राइवेट स्टूडेंट पर भी होगा। अब यह तय किया गया कि हमारे यहां प्रदेश में 3 अध्यादेश चलते थे। एक अध्यादेश संबद्ध महाविद्यालयों के लिए था, एक अध्यादेश स्वशासी महाविद्यालयों के लिए था, एक अध्यादेश विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के लिए था। अब एक प्रदेश एक अध्यादेश, एक अध्यादेश से सारे गवर्न होंगे। पहले यदि ऑटोनमस कॉलेज का स्टूडेंट है वो दूसरे कॉलेज में नहीं जा पाता था, ऑटोनमस से ऑटोनमस में जाता था। लेकिन अब विद्यार्थी ऑटोनमस कॉलेज से दूसरे कॉलेज में भी प्रवेश ले सकता है, क्योंकि एक प्रदेश एक अध्यादेश। इन्वॉल्व मी, आई अंडरस्टैंड, आपको इन्वॉल्व करना है, और जब तक विद्यार्थियों को, टीचर को और सारे के सारे स्टेक होल्डर को आप इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक आप किसी चीज को इवॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो इवॉल्व करने के लिए इन्वॉल्व करना बहुत आवश्यक है, और इसीलिए यह संवेदीकरण कार्यशाला जो है वो इन्वॉल्व करने की कार्यशाला है। नेक्स्ट, और द नीड ऑफ द आवर, आजकल की सबसे बड़ी जरूरत है जो हमारी गुरुकुल की परंपरा थी, जिसमें हम विश्व गुरु की बात कर रहे थे और वाजपेयी सर ने विश्व गुरु की बात की थी, उसी गुरुकुलम की प्रैक्टिस को हमको करिकुलम में लाना है। और उस गुरुकुलम की प्रैक्टिस को करिकुलम में कैसे लाया जाए, नेक्स्ट, इसके लिए 2 बहुत ही अद्भुत पुस्तकें हैं। नेक्स्ट, एक पुस्तक है इंडियन नॉलेज सिस्टम, जो कि
महादेवन की है। यह सबसे अच्छी पुस्तक है इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में। हर एक विषय के बारे में इसमें जानकारी है और आप में से बहुत सारे लोग बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं, बहुत सारे लोग सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं। इस पुस्तक को पढ़िएगा। इसमें भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, कैसा है, कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है, बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से हर एक विषय के बारे में दिया है। और दूसरी पुस्तक जिसका मैंने लगातार उल्लेख किया था, नेक्स्ट प्लीज, ये है मैक्स मुलर की पुस्तक इंडिया व्हाट इट कैन टीच अस। ये दो पुस्तकें पढ़ लीजिए। आपको भारतीयता क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा क्या है, भारतीय ज्ञान परंपरा का राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस तरीके से शामिल करना है, ये सारी चीजें आपके सामने अपने आप क्लियर हो जाएंगी। नेक्स्ट प्लीज। और ये हमने किया था। अभी तक जो छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर हुआ, जो होता जी बता रहे थे, 8 जो महाविद्यालय हैं, स्वशासी महाविद्यालय, उनमें लागू हुआ। बहुसंकायी शिक्षा संस्थानों की स्थापना, मैंने कहा 333 हमारे बहुसंकायी हैं। वर्तमान में सकल दर्ज अनुपात जो 18.5 है, उसको 50% बनाना। 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम, CBCS का पुनः एक बार, फिर अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। प्रत्येक जो विद्यार्थी एडमिशन लेगा उसका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट होगा। वो विद्यार्थी स्वयं या मूक के कोर्स को करके 4 क्रेडिट यहाँ का छोड़ के स्वयं या मूक के 4 क्रेडिट को अर्न कर सकता है। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में वो क्रेडिट होगा। और जैसे आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज करके पॉइंट गेन करते हैं, उसको रिडीम करते हैं, वैसा ही रिडीम वो विद्यार्थी कर सकता है। और स्वयं ने यह भी कहा है कि यदि एक ही सेंटर आपके पूरे छत्तीसगढ़ में भिलाई में है स्वयं का, तो कोई दिक्कत नहीं, विद्यार्थियों को जाने की जरूरत नहीं है। विश्वविद्यालय स्वयं के परीक्षाओं को अपने विश्वविद्यालय में लेकर सर्टिफिकेट दे सकता है। अब विद्यार्थी को जाने की भी जरूरत नहीं है, वो जहां है वहीं से स्वयं के कोर्सेस कर सकता है। और वो स्वयं के कोर्सेस कौन कौन से किस किस विषय के होंगे, उसका भी एक बास्केट तैयार होगा। और वो टीचर तैयार करेंगे और उसी में से बच्चों को बताएंगे कि कौन सा स्वयं का कोर्स करना है। ये नहीं कि बच्चा अपने हिसाब से कोई भी स्वयं का कोर्स कर ले और वहां का क्रेडिट रिडीम कर ले, वैसा नहीं होगा। वो उसका भी एक बंच बनाना पड़ेगा, उसका भी एक बकेट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लीज। और इसीलिए हम इन सारे नृत्यों के माध्यम से, अपने वोकल के माध्यम से, और अपने लोकल को वोकल करना, लोकल को ग्लोकल करना, लोकल को ग्लोबलाइज करना, यही सबसे बड़ी नीति है राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। और इसलिए यह संवेदीकरण कार्यशाला है, ताकि हम सभी भारतीय ज्ञान परंपरा को अपने अपने विषयों में किस तरीके से लेकर आएं। यदि हम इतिहास पढ़ा रहे हैं, राजनीति पढ़ा रहे हैं, समाजशास्त्र पढ़ा रहे हैं या साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम अपने जहां हैं वहां के साहित्य का पुट भी उसमें डाल सकें। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से, भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से उन विद्यार्थियों को उनके होने का, उनके राज्य स्तर पर होने का, उनके राष्ट्र स्तर पर होने का आभास करा सके। इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को यहां विराम देता हूं और आमंत्रित करता हूं डॉक्टर DK श्रीवास्तव को, जो आपको पूरे करिकुलम के बारे में बताएंगे, क्रेडिट के बारे में बताएंगे, बहुत सारी टर्मिनोलॉजी के बारे में बताएंगे। ये टर्मिनोलॉजी अब लगातार उपयोग होती रहेंगी, तो इन टर्मिनोलॉजी को समझिएगा, इसके क्रेडिट को समझिएगा, और किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा जिसको विद्यार्थियों को बताने की जरूरत है, उसको समझिएगा। आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।